तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। मैं साथ-साथ में बताती जाऊँगी, आप लोग हो सके तो लिख लेना, अदरवाइज़ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी जैसा भी आप लोग को कंफर्टेबल, ठीक है? ठीक है? मैं एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ, सारा हिस्ट्री देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल की जेनेसिस मतलब पीरियोडिक टेबल आया कैसे और उसको क्लासिफाई करने की जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में एलिमेंट्स दे वर वेरी फ्यू एलिमेंट्स लाइक 20 एलिमेंट्स दैट वर नोन टू अस। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया एलिमेंट्स और डिस्कवर होते गए, एलिमेंट्स बढ़ते गए और हमें उनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने लगी क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना था। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स की स्टडी के लिए हमें एक उसको क्लासिफाई करना जो था वो हमें इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। फिर हमने उनको अलग अलग देखो साइंटिस्ट आए और अलग अलग बेसिस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया। मैं एक बार 5-10 मिनट में जब तक सारे स्टूडेंट्स आते हैं तब तक मैं एक बार इसका ओवरव्यू भी दे देती। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे प्राउस्ट। ठीक है, प्राउस्ट ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी और उन्होंने एक सिंपल सी बात की थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उसने बोल दिया कि था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किससे मिलकर बने हुए, हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आप लोगों को पता है ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से बना दिया। तो सिंपल सी थ्योरी दे दी कि सारे एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं, पहली बात। ठीक है, तो देखो इसमें हम बेसिकली करना क्या है, हमें अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग अप्रोच जानना है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में या पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में क्या क्या अपना योगदान दिया। ठीक है, बेसिकली तो प्राउस ने सिंपली बोल दिया कि सारे एलिमेंट्स जो हैं दुनिया में वो किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन से मिलके बना होता तो हाइड्रोजन का मास तो आपको पता है कि 1, 2 और 3 हो सकता है, इससे ज्यादा या इससे बीच में तो नहीं होता, है ना? सही है कि गलत है? तो अगर हमें एटॉमिक मास फ्रैक्शन में लेकर आना है तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अगर हाइड्रोजन से बनेगा तो। ठीक है, तो इसीलिए प्राउस्ट की जो हाइपोथेसिस थी बहुत ये फेल हो गई थी। ये इट वाज द वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द प्राउस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या बोला। अब प्राउस्ट फेल हो गए, अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए बताओ कौन सा है? लेवोइजियर। ठीक है, लेवोइजियर ने भी अपना एक सिंपल सा एक फंडा बताया है कि जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम क्लासिफाई कर देंगे किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उस टाइम देखो बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे और जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया। देखो, तो लेवोइजियर ने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, बताओ बच्चों, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, लूज करते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। एंड नॉन मेटल्स बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक और तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटलर। तो लेवोइजियर का भी यहाँ पे फेल हो गया था। ठीक है, डिमेरिट्स क्या होता है, उसने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया था, एक तो किसको, मेटेलॉइड्स को नहीं किया था। दूसरा, मेटल्स में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स में भी कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, आपका लिथियम हो गया, और कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड हो गया हमारा और प्लैटिनम हो गया, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर ऑलमोस्ट नॉट रिएक्टिव। ठीक है, इनर्ट होते हैं, तो उनको उनके बारे में भी क्लासिफाई नहीं किया था। नेक्स्ट वाज डोब्राइनर। ठीक है, नेक्स्ट डोब्राइनर है, डोब्राइनर ने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया। ठीक है, दिस इज ट्रायड। तो ट्रायड में उसने क्या बोला कि उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, किसके बेसिस पे, बताओ डोब्राइनर का बेसिस क्या था, व्हाट वाज द बेसिस? बताइए। डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को तीन तीन के सेट में अरेंज कर दिया जिनको हम ट्रायड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तीन तीन के सेट में अरेंज कर दिया जिनको हमने ट्रायड बोला, इन सच अ वे कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो टर्मिनल वाले के क्या आ रहा था, एवरेज
के बराबर आ रहा था, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये सोडियम है, सोडियम का 23 मास होता है, आप सबको पता है, याद करना हमें है, ठीक है, तो याद कर ही लेना। तो 23 जो था वो किसका था, 7 और 39 का क्या था, एवरेज था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें भी अगर स्ट्रोंशियम का 88 जो आ रहा था वो कैसे आ रहा था, 137 और 40 का जब हम एवरेज लेंगे तो ऑलमोस्ट किसके बराबर आ रहा था, वो 88 के बराबर। तो ये दिया था इन्होंने, कुछ ट्रायड दिया था। ड्रॉबैक क्या था इसका, इसने क्या किया था, बहुत कम एलिमेंट्स को ट्रायड के फॉर्म में अरेंज कर पाया था ये, ठीक है। डोबराइनर ने सारे जितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे उतने सबको अरेंज नहीं कर पाया था ये ट्रायड्स के फॉर्म में, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या मतलब है कि 8-8 के सेट में कर दिया, सच दैट कि जो पहला एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी था दैट वाज सिमिलर टू एवरी 8th एलिमेंट। जैसे लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, हमारा सोडियम, ठीक है। इसके एलिमेंट के क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। इसने भी बेसिस क्या रखा, एटॉमिक मास रखा, ठीक है। तो न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि लोथर मेयर आया था। लोथर मेयर क्यों इंपॉर्टेंट था, देखो सबने क्या बेसिस दिया, जितने भी साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे अरेंजमेंट की, और उनका ड्रॉबैक मतलब मेरिट या डीमेरिट। ड्रॉबैक मतलब डीमेरिट, मेरिट मतलब उसकी अच्छी बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता रहना चाहिए। फिर आए साइंटिस्ट लोथर मेयर। लोथर मेयर का कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कोई मुझे बताएगा, पुराने स्टूडेंट, व्हाट वाज द मेरिट या फिर व्हाट वाज द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द लोथर मेयर कर्व। एटॉमिक नंबर नहीं, लोथर मेयर ने एटॉमिक नंबर नहीं किया था मुकुल, लोथर मेयर वाज नॉट द वन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर का जो फंडा था वो मोजले ने दिया था। नहीं, इसके बारे में ठीक है, एटॉमिक, वेरी गुड, ठीक है सानिया, सही बात है। इसने, यही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो थोड़ा सा क्या कर रहा था, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। बाकी सारे जो साइंटिस्ट थे वो अपने बेसिस पे अरेंज कर रहे थे और फिर हमें उसका रीजन नहीं पता लग रहा था, लेकिन ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकली देखो हमें दिख भी रहा था कि अगर लिथियम यहाँ पर इस पीक पर आ रहा है तो यहाँ पे सोडियम आ रहा है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है। तो इनका सिमिलैरिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ये सेम पीक ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बेसिस पे ग्राफ अरेंज किया था, ठीक है। और ग्राफ अरेंज किया था इन सच अ मैनर कि जो सिमिलर पीक ऑक्यूपाई, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे जो एलिमेंट्स, उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या था, सिमिलर हो रहा था। आगे बात समझने, ही ऑब्जर्व दैट सिमिलर पोजीशंस वर ऑक्यूपाइड बाय एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सारे सिमिलर। लेकिन अगर देखो ये फेल क्यों हो गया था, देखो उस टाइम तो एलिमेंट्स कम नोन थे, लेकिन आज के डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर 118 एलिमेंट को इन पीक्स में अरेंज करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला पॉइंट पीक है या फिर इसके बगल वाला पॉइंट पीक है, ठीक है। तो ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए ये एक इसका ड्रॉबैक था। हालांकि ये भी सही, इसने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो था वो सही था। अब देखो इसके, इसने जो ग्राफ दिया था उसका क्या मतलब था, जो पीक पोजीशन था, पीक पोजीशन था, पीक पोजीशन किस, कौन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, जितने भी अल्कली मेटल्स थे। अल्कली मेटल्स आपको पता है कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, मैंने याद कराया था ना, है लीना की रब से फरेदर, मतलब है तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, लेकिन अगर अल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लीना की रब से फरियाद, ये वाले जो थे वो पीक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे एंड दे वर अल्कली मेटल्स, ठीक है। असेंडिंग पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डिसेंडिंग पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, असेंडिंग पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा था ग्राफ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद पता होनी चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके। हैवी मेटल्स, मेटेलॉइड्स, और ये जो थे ये ट्रफ ऑफ द कर्व। ट्रफ ऑफ द कर्व क्या होता है, ये जो निचला वाला जो पोर्शन होता है ना, जो वैली होती है ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो हैवी मेटल्स और मेटेलॉइड्स जो थे वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे, ट्रफ ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। और ये क्यों, इसका डिमेरिट क्या था, ये क्यों फेल हो गया था, ये हमने देख लिया था, ठीक है। मेरिट इसका था कि दिस वाज द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसने सिस्टमेटिकली बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
और डिमेरिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। लोथर मेयर के बाद एक और इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल बना, जो किसने बनाया था? नाम पढ़ रहे हो? मेंडलीव। ठीक है, वेरी गुड। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक मास। ठीक है, वो भी जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने, दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। लेकिन इसकी बहुत अच्छी बातें थी जो हम आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो क्या कहता है? ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो रिपीट होती हैं किस बेसिस पे? उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब मैंने क्या बोला था, देखो पहले के जमाने में जब ये पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ था, उस टाइम सिर्फ 20 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन मेंडलीव तक आते आते हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए। तो उसने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को उसने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। टेबुलर फॉर्म इन सच अ वे दैट देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ये वाले, ठीक है, होराइजन जो हमारा होता है उसके पैरेलल। ठीक है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 9 वर्टिकल कॉलम्स में उसने डिवाइड कर दिया था टेबल को। उसने एक टेबल बनाया था जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 9 वर्टिकल कॉलम्स। ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बताओ उसने कितने रोज और कितने कॉलम्स रखे थे। ठीक है, तो देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 9 वर्टिकल कॉलम। और 9 वर्टिकल कॉलम की खासियत ये थी कि उसने हर कॉलम को एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट सबको किस में डिवाइड किया था? फर्दर ए और बी में डिवाइड किया था, है ना। जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। उसने हॉरिजॉन्टल रोज को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स जो थे उसने जीरो से स्टार्ट किया था। एंड जीरो ग्रुप किसको बोला था? नोबल गैसेस के ग्रुप को। नोबल गैस का ग्रुप आपको पता ही है कौन सा होता है, जो रिएक्टिव नहीं होते, हीलियम वाला ग्रुप। ठीक है, तो 0 से लेके 8 तक उसने क्या किया था? 9 वर्टिकल कॉलम्स किए थे। और 0 को छोड़ के और 8 को छोड़ के बाकी सबको उसने क्या किया था? 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब ये हम देखते हैं कि ए और बी का क्या मतलब होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पता नहीं कितने बार रिवाइज भी करें, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। देखो, each group except 0 and 8 was divided into 2 groups. ग्रुप ए में क्या था? जो मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पाए जाते हैं, जो एस और पी ब्लॉक में। मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक में कैसे हम डिवाइड करते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सोडियम का देखा था। सोडियम का क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद लिखना याद है ना सबको? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं भूल गए हो सारे के सारे? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो ग्रुप ए था, उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे। ग्रुप बी को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एस और पी से ट्रांजिट होके कहाँ जा रहे थे? डी ब्लॉक में जा रहे थे। मतलब एस और पी सबशेल से कहाँ हो रहे थे? डी सबशेल में एंटर हो रहे थे। ठीक है, ओके। अब इसने सबको क्या किया था? 1 से लेके 7 को सबसे 1A और 1B में कर दिया था। अब देखो 1A 1B कैसे हो गया? 1A में कौन से आ गए? आपके सारे अल्कली मेटल्स आ गए। और 1B में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी कौन से मेटल्स आ गए? कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं बताओ? व्हाई दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स? बोलो, कॉइनेज मेटल्स किसको बोलते हैं? हाँ, जो पहले जमाने में कॉइन्स बनाने के काम आते थे। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे कॉइनेज मेटल्स थे। सेकंड ए वाला ग्रुप कौन सा हो गया आपका? जो आज के ग्रुप में सेकंड वाला ग्रुप है वही वाला सेकंड ए वाला हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और सेकंड बी वाला जो हो गया वो जिंक, कैडमियम और Hg। कैसे याद करो रखोगे इसको? जिंक का मतलब जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है,
जिंक, कैडमियम, Hg। मैं याद कराऊंगी आपको। तो जिंक मतलब जिंदगी, Cd मतलब कड़वी, है जी, है कि नहीं है? हाँ। फिर थर्ड ए वाला ग्रुप वाज बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, एंड देन ए वाला ग्रुप ये कौन सा था? नाइट्रोजन फैमिली एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे आप लोग इसमें देख लेना कौन कौन सी फैमिली। फिर आते हैं इसके मेरिट्स पे। तो मेरिट क्या हो गया इसका कि इसने बहुत ही सिंपल तरीके में सिस्टमैटिकली क्या किया था, एलिमेंट्स की स्टडी को बताया था हमें कि इट वाज अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, पहला मेरिट तो ये हो गया। दूसरा मेरिट ये हो गया कि उसने क्या किया था, जिन एलिमेंट्स के जो हमारे जो प्रॉपर्टीज थे वो मैच नहीं कर रहे थे, उसके नीचे उसने क्या कर दिया था, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस रख दिया था, और उनका नाम क्या रख दिया था, उनके ऊपर वाले एलिमेंट्स का ही नाम रखा था, सिर्फ आगे क्या लगा दिया था, ई के ए मतलब ई का मतलब होता है उसके जैसे। ठीक है, तो जैसे गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं करी, तो गैलियम के जगह पे उसने क्या लिख दिया, ई का अल्यूमिनियम। ठीक है, और अल्यूमिनियम की जो गैलियम की जो प्रॉपर्टी होगी, इसका क्या मतलब है, वो किससे मैच करेगी, एल्यूमिनियम से। ठीक, तो यहाँ से भी हमने इसको भी याद करने का निमोनिक देखा था। ठीक है, और उसने क्या किया था, इसके देखो मेरिट्स भी इंपॉर्टेंट है और इसके डिमेरिट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरिट्स तो हमने देख लिया, डिमेरिट देखते हैं। डिमेरिट वाला जो बात है, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे भी लागू होता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है, इट्स अ नॉन मेटल, लेकिन वो है कहाँ प्लेस्ड, मेटल वाले लाइन में, अल्कली मेटल वाले ग्रुप। ठीक है, तो पहला डिमेरिट तो यही हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिटरमाइंड। नेक्स्ट, नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप। उसने बेसिस क्या रखा था बताओ, मेनली व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द मेनली पीरियोडिक टेबल वाज एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास अगर है तो उसको आइसोटोप के लिए अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, लेकिन नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर द आइसोटोप। ठीक है, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट वाज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। उसने एक अच्छा सा टेबल बना दिया, उसने सारी चीजों को हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया वर्टिकल कॉलम से, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात कि सिमिलर एलिमेंट्स, उसने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशन पे वो रख दिया था, जगह दे दिया था, और डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम पोजीशन पे ऑक्यूपाई करा दिया था। ठीक है, दैट वाज द फोर्थ डिमेरिट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि लेस एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, बाद में प्लेस कर दिया था, जैसे कि आपका आर्गन और पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम का आपको पता है कितना होता है, 39 होता है, और आर्गन का 40 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, आर्गन आगे होना चाहिए पोटेशियम के, लेकिन उसने ये कर दिया था, दिक्कत। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ये वाला निमोनिक है, आमिर करीना 3 इडियट्स में थे पर कोई। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमारा आया, अब इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस किस साइंटिस्ट ने दिया था बताओ सबसे पहले, किसने दिया था, मोजले। ठीक है, मोजले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द रिलेशन बिटवीन पीरियोडिसिटी एंड क्या, एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। ठीक है, पीरियोडिसिटी और एटॉमिक नंबर में जो रिलेशन था, तो मोजले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिराइव दिस फॉर्मूला। और उसने क्या बोला था, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स एक्सपेरिमेंट, और हमें मतलब उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्या एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से उसने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की, दैट वाज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है। बस हमें ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। ठीक, अब यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोजलेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मोजलेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसने क्या बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इन ऑर्डर ऑफ देयर जेड, मतलब अगर हम सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर,
then after regular interval elements with similar properties are repeated. ठीक है, और ये रिपीटेशन का मेन कारण क्या है, कोई मुझे बता सकता है? पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, और एटॉमिक नंबर से क्यों रिलेट किया गया उसको? बोलो बोलो, पीरियोडिसिटी और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है? एटॉमिक नंबर सेम होने, मतलब एटॉमिक नंबर अगर एक जैसा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिसिटी हो रही है प्रॉपर्टी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में क्या आ रहा था, लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो पीरियोडिसिटी का मेन कारण है वो क्या है, उसका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिमिलैरिटी होने की वजह से ही क्या हो रहा है, आपकी पीरियोडिसिटी आ रही है, आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी बेसिकली है क्या, कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिसिटी, तो वैसे कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे आपकी ट्रेन्स होती हैं, तो ट्रेन्स क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है ट्रेन्स में, ट्रेन के आने और जाने में। ठीक है, इंडियन ट्रेन्स में उतनी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर बाहर के देखें तो उसमें क्या होता है, एकदम करेक्ट टाइम पर आती है, करेक्ट टाइम पे जाती है। तो देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन दी टाइमिंग। ठीक है, वही उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। लेकिन अगर एलिमेंट्स के टर्म्स में बात करें तो रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग, दिस इज जेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, नाउ अब आते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज के टाइम पे जो हम पढ़ते हैं वही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, सेवन हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं, सॉरी, सेवन हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं। ठीक है, सेवन अप याद है ना, सेवन अप, तो सेवन हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स रखे हैं। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम, इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट आर नोन एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को हमेशा हम पीरियड्स कहेंगे, ये वाले रोज को, और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, सिंस ये जो टेबल था इसके बनने में बोहर जो साइंटिस्ट थे, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था, उन्होंने भी हेल्प की थी, इसलिए इसको बोहर्स टेबल भी कहते हैं। तो चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह लो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह लो, या बोहर्स टेबल कह लो, बात एक ही है। मतलब जो आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसने क्या किया था, क्योंकि बोहर ने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो था वो किसने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओनली, हमने जो पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं उसको हमने किस किस में डिवाइड किया है, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक से क्या मतलब है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर हो रहा है वो वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। अब देखो, मेन रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी जो मैंने अभी बताया, ये देखो, ये पढ़ो, periodic repetition of elements after a certain interval of time is due to the occurrence of similarity in their electronic configuration, nothing else, but there is a similarity in the electronic configuration, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैंने वैसे लास्ट क्लास में याद कराया था, याद हुआ था किसी को, किसी को याद हुए तो बताओ। चलो अभी देखते हैं किसको याद हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ के मुझे लगता है मैंने सारे एलिमेंट्स को बता दिया था, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप बताओ बच्चों,
फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या निमोनिक था? है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में एक बार जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, बाकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। वैसे मैं फटाफट कर देती हूँ क्योंकि अभी तक क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास लग रही है, इसलिए हम एक बार फिर से सारे रिवाइज ही कर रहे हैं अभी लास्ट क्लास का। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड ग्रुप। मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके। बाकी ये जो 3 से लेके 12 तक के ग्रुप्स हैं, ये किस में आते हैं? आपके डी ब्लॉक में आते हैं और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। एंड बाकी 13 से लेके 18 तक को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। जो 18 ग्रुप है वो हमारा क्या है? नोबल एलिमेंट है। ठीक है। पी ब्लॉक इसमें 17 तक ही लिखा है, लेकिन 18 भी पी ब्लॉक में ही आता है, हीलियम को छोड़ के। ओके। तो ये हो गया आपका 13 ग्रुप। बोरॉन फैमिली बोलते हैं। ठीक है। बोरॉन फैमिली, दिस इज बाल गायब इंडियन तेल। ठीक है। 14th इज द कार्बन फैमिली। ठीक है। कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। काशी गए सन प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस इज टिन एंड लेड। ओके। नाउ वी हैव नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है। ये क्या है? एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए क्या निमोनिक था बताओ? 15 ग्रुप के लिए याद है किसी को? नाना, पापा, आशु सब बीमार। ठीक है। देन इज योर ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चाल्कोजन फैमिली कहते हैं हम। ठीक है। इसको बोलेंगे ओ से टेपू। ठीक है। नेक्स्ट इज योर हैलोजन फैमिली। ठीक है। हैलोजन फैमिली स्टार्ट होता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइन। तो या तो इसको ऐसे याद करो, फुल कलर ब्राइटनेस से नकाई टीवी और फिर कल बाहर आई। देन इज योर 18 ग्रुप, जिसको हम नोबल एलिमेंट ग्रुप बोलते हैं या फिर, ठीक है, इनर्ट ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना से सुंदर ताना। ठीक है। ये वाला मैं आपको लिख के बता दूंगी, तो आप लोग याद रख लेना। सबके मतलब जो ऑलमोस्ट जो मोस्टली कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उनके एटॉमिक मासेस याद रहने चाहिए आप लोगों को। ठीक है। और आज जितने भी बच्चे हैं सारे एक बार मुझे ये जो पीरियोडिक टेबल है वो लिख के, आपने नोट्स नहीं शेयर किए मुझे, अभी नोट्स भी शेयर कर देना सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं, अब इनकी जो कुछ कॉमन टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे कॉमन टर्म्स है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल। ठीक है। लेकिन उसको हम एक बार पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है। आपने जैसे बचपन में मैजिक नंबर पढ़ा था, इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 क्यों है बताओ? क्यों है ये जो मैजिक नंबर आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना? ठीक है। मैजिक नंबर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो रहा है, ये देखो इसीलिए हो रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ? टोटल कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। तो एक पीरियड में कितने एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ही एलिमेंट्स है, इसीलिए उसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये तो आप लोग को एक बार पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें भी पता कर लोगे। ये तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका है, वो मैं आप लोग को बाद में अपने तरीके से बताऊंगी। ये वाला मत याद, ठीक है, ये वाला मत याद करो, मैं आप लोग को बता दूंगी अपने तरीके से। ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक तो देखो सब पुराना चल रहा था, अब आ रहा है नया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखो, हमने कैसे क्लासिफाई किया है? पहले तो हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है।
नोट्स तो मैंने आप लोग को जो दिया है ना, यहाँ तक के तो जो नोट्स मैं जितना पढ़ाती जा रही हूँ वो साथ साथ में बनाते जाओ, पहले से मत बनाते रहो। आज मैं बता दूंगी कौन कौन से पेज का, मतलब यहाँ से बनाना शुरू करना आज का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आज का नोट्स। बाकी सब तो पहले का रिविजन ही चल रहा था। तो देखो, एलिमेंट्स को हमने सबसे पहले किस में डिवाइड किया था, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। और ब्लॉक किस बेसिस पे, कि जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट सब शेल में एंटर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट वही ब्लॉक हो जाएगा उसका, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच n माइनस वन शेल, n माइनस वन शेल का क्या मतलब है, सब शेल, क्योंकि l क्या होता है, n अगर 4 है तो l क्या हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो n माइनस वन शेल का क्या मतलब है, या तो मैं n माइनस वन शेल बोलूं या फिर सब शेल बोल दूं, ठीक है। इन विच सबशेल आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंटर्स इनटू द लास्ट सबशेल आउटरमोस्ट शेल, ये रहने दो। समझ में आ गया ना कि लास्ट सबशेल में जो एंटर कर रहा है उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एस ब्लॉक में भी देखो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं अल्कली मेटल्स और एक होते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ग्रुप वन में क्या कहते हैं हम, अल्कली मेटल्स कहते हैं ग्रुप वन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एश, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। प्लांट एश जो होते हैं वहां से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये आते हैं ग्रुप वन। ग्रुप वन किस बेसिस पे किया, आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स है अल्कली के, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1s1, ठीक है। लिथियम का कितना हो गया, 1s2, 2s1। तो सारे एलिमेंट्स में लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप वन। और ब्लॉक कौन सा है, एस सब शेल में एंटर हो रहे हैं, इसलिए एस ब्लॉक, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू, देखो एस ब्लॉक में ही दूसरे तरह के जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो आते हैं ग्रुप टू में, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज दे ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। देखो जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को ऑक्साइड को अगर पानी में मिला हो तो क्या बनाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में मिलाने पे क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के ऑक्साइड को पानी में मिलाने पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा बताओ, NgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या करते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम का देखो सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स क्या होता है, कैल्शियम का लाइमस्टोन, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे जो हमें याद रखने हैं। बेरिलियम, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा नेचर का होता है, एम्फोइट्रिक। एम्फोइट्रिक नेचर मतलब पता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोइट्रिक नेचर, ठीक है, जो एसिड की तरह, एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोइट्रिक नेचर, ठीक है। अब इनके जो देखो प्रॉपर्टीज हैं पहले वो देखते हैं। अब आपको पता ही है कि जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, मेटालिक नेचर के हैं या नॉन मेटालिक नेचर के हैं। आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हो, क्या आता है, मेटालिक नेचर आने लगता है, नॉन मेटल्स आने लगते हैं। लेफ्ट साइड में देखो पीरियोडिक टेबल आपका ऐसा डिजाइन है कि लेफ्ट साइड में ज्यादातर क्या है, नॉन मेटल्स, राइट साइड में कौन है, मेटल्स, और बीच में जो आ रहा है वो क्या है, दोनों को पार्टीशन जो करता है वो कौन से होते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रुप वन और ग्रुप टू क्या होंगे, मेटल्स होंगे। और एलिमेंट्स जो होंगे ग्रुप वन और टू के सारे ही किस ब्लॉक में आएंगे, दोनों ही एस ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लेफ्ट में एकदम प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको लिखना सिखाया था ही, है ना।
तो NS या तो 1 होगा, ग्रुप 1 में होगा तो, या फिर अगर 2 में होगा तो क्या हो जाएगा NS2, जहाँ पे N क्या बताएगा बताओ? N क्या डिनोट करता है? N is principal quantum number that denotes किसी भी अगर एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जो ये ऊपर वाले हैं, N वो तो साइज बताता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्या बताता है? वो तो S बता रहा है लास्ट सबशेल। वेरी गुड लक्ष्य, ठीक है। क्या बताता है? N हमें बता रहा है पीरियड, ठीक है। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बोलते जाओ जो मैं बोल रही हूँ। 1s1, तो कौन से पीरियड में होता है हाइड्रोजन? फर्स्ट पीरियड में होता है, ठीक है। लिथियम का क्या होता है? 1s1, 1s2, 2s1, ठीक है। तो मतलब 2 जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? उसका पीरियड डिनोट कर रहा है। क्वांटम नंबर क्या बता रहा है उसका? पीरियड ही तो बता रहा है। अगर वो देखो, अगर सोडियम का देखो तो 1s2, 2s2 क्या हो गया? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो 3 यहाँ पे क्या बता रहा है? 3 बता रहा है। 3 is the quantum number which is also telling us the period number of that particular element. Okay? अब इस ब्लॉक में देखो, एस ब्लॉक में सारे ही क्या होते हैं? विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे ही क्या हैं? मेटल्स हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड होगी। देखो रिडॉक्स में हमने क्या पढ़ा था? इन दोनों का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड रहता है, क्योंकि ये क्या है? एक तो मेटल्स हैं एंड दे विल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो सोडियम क्या करना चाहिए? सोडियम की सारी जो जितने भी ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करना चाहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहेंगे। तो इसीलिए इनका वैलेंसी हमेशा क्या होगा? ग्रुप 1 में है तो 1 और ग्रुप 2 में है तो 2, ठीक। अब बताओ, मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मेटल्स हैं तो और क्या करेंगे? ये मेटल्स तो हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हार्ड मेटल्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि हार्ड मेटल्स कहाँ आते हैं आपके? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले में आते हैं, जैसे आपका ज़िंक हो गया, मेलाडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। टाइटेनियम पता है ना? टाइटेनियम पे एक सॉन्ग भी बना है। तो ये सारे क्या होते हैं? हार्डेस्ट मेटल्स होते हैं। लेकिन ये वाले जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, ये मेटल तो होते हैं, लेकिन ये नेचर में थोड़े सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लें, तो दे कैन बी कट बाय अ नाइफ, ठीक है? बहुत सिंपली उसको आप एक नाइफ से भी काट सकते हो, ठीक है? हालाँकि काटोगे तो फिर दे आर सो रिएक्टिव कि वो वैसे एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है? ऑब्वियसली मेटल्स हैं तो दे विल हैव अ शाइनी सरफेस एंड दे विल बी मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर, ठीक? तो ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। समझ में आ गया? अब पी ब्लॉक में आते हैं, तो पी ब्लॉक में बताओ कौन-कौन से एलिमेंट्स हो जाएँगे आपके? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन-कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 1, 2 एंड 13 से लेके 17 तक, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 18th वाला तो आपका नोबल गैस का ही ग्रुप है। लेकिन अगर मैं पूछूँ पी ब्लॉक में कौन-कौन आता है, तो पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक सारे ही ग्रुप आते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन-कौन से होंगे? व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं उनको। ग्रुप 1 और 2 और 13 से लेके 17 तक, ठीक है? ये होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक में कौन-कौन आ जाएगा आपका? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू पी सबशेल, ठीक है? वो क्या हो जाएगा आपका? 13 से लेके 18 तक। तो कौन-कौन सा फैमिली हो जाएगा? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम नाइकोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है? नाइकोजन क्यों? निक्टोजन भी कहते हैं या नाइकोजन कह सकते हो, क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर होता है, ये क्या होता है? नाइकोजन मतलब होता है जो सफोकेटिंग नेचर, ठीक है? तो नाइट्रोजन जो होता है अगर ज़्यादा मात्रा में रहे आपके एटमॉस्फेयर में तो आपको सफोकेशन होगी। या नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उससे सफोकेशन होती है, इसलिए इसको नाइकोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन को हम बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग पता करके बताओगे इसको चाल्कोजन क्यों बोलते हैं, तो आप लोगों ने बताया भी नहीं।
तो बताना मुझे कि ग्रुप 16 को चैल्कोजेन क्यों कहते हैं। हैलोजन फैमिली मैंने बोला था ग्रुप 17 को बोलते हैं क्यों, क्योंकि हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। और जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो सारे ही क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, NaF हो गया, ये सारे क्या हैं, अच्छे सॉल्ट होते हैं। तो दैट इज वाई ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 तो आपको पता ही है, नोबल गैस या फिर इनर्ट, ठीक। और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होंगे, राइट में या लेफ्ट में? चैल्कोजेन क्यों बोलते हैं बताओ? अभी किसी ने कुछ बोला, रुको मेरे को देखना है। नमन, हाँ सही बोल रहा है बच्चा, ओर फॉर्मिंग, वेरी गुड, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओर फॉर्मिंग होते हैं, हाँ ठीक है, इसीलिए इसको चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। क्योंकि देखो जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी ओर होते हैं, वो या तो ऑक्साइड में होता है, जैसे कि आपका बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3। और हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपका ओर ऑफ व्हाट, आयरन, Fe2O3, Fe3O4। और आपका सल्फाइड्स में जितने भी ओर होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मोस्टली होते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं चाल्कोजेन फैमिली, ठीक है। अब ग्रुप 13 से 18 को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एक्सट्रीम राइट में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता ही है, ठीक है। यहाँ जो भी उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा, Ig का मतलब होता है नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा उसका, और NH2 तो भरा ही रहेगा हमेशा। और NP लेके अगर 13 में है तो NP1, 14 में है तो NP2, एंड सो ऑन, 1 से लेके 6 तक, 6 से तो ज्यादा नहीं हो सकता पी में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी मेरे को जल्दी से बता दो तुम लोग एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट से लिख के बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। और मुझे बता दो फॉस्फोरस का, और बता दो आर्गन का। चलो, नाइट्रोजन फैमिली, 3s2 3p1, यस राइट। नेक्स्ट, बाकी बच्चे कहाँ गए, सो रहे हो क्या तुम लोग, किसी का आंसर नहीं आ रहा। 3s2 3p3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने तो आना ही चाहिए, और नहीं आता है तो ढेर सारी प्रैक्टिस करो, जितने भी एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू, देखो जो ये फैमिली होती है इसमें सारे ही होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। इसीलिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखा आपने कि एस ब्लॉक में तो सारे ही मेटल्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी सारे ही मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक ही सिर्फ ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, और मेटेलॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो पी ब्लॉक इंक्लूड्स ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और इनकी वैलेंसी क्या होगी, वेरिएबल होती है, ठीक है। देखा था ना आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा था, वैसे तो -2 हो रहा था, लेकिन हमने देखा था बहुत सारे सुपर ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड के केस में क्या हो रहा था, अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा था। सल्फर का भी हमने देखा था। तो इनकी खासियत ये होती है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो क्योंकि ये मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये क्या कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कुछ डाउट किसी को कुछ यहाँ पे? चलो, अब आते हैं डी ब्लॉक में। कल मैं कोशिश करूंगी कि कहीं से बोर्ड अरेंज हो जाए, बोर्ड पे क्लास में। आज हम ये जितने भी एलिमेंट्स है, जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच outermost इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग इनटू डी सबशेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, डी सबशेल को हम क्या बोलते हैं, सबशेल को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं ना, याद आया, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं डी सबशेल को।
और इन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो पूरे 3 से लेके ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन। अब देखो, जो पी सिंस देखो बीच में प्रेजेंट होते हैं और एस और पी के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाली होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखो देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, जो फेज ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं ना, ट्रांजिशन पीरियड होता है जो चेंज हो रहा होता है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज इसके एस के होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पी की होती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिकली डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स विच कंटेन एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आप लोग को पता है, ग्राउंड स्टेट सबको पता है ना, क्या होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिसमें एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो वो हमें देखेंगे अभी। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक में होता है ना, डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो उस पे क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से, क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट और ओनली आयन और इन कंपाउंड आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं डी ब्लॉक में होने के बावजूद, तो ये हो गया आपका जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आता भी है एग्जाम में। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक, कैडमियम एंड Hg। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये आपका नोबल गैस नियरेस्ट। ठीक है, n-1 डी 1 से लेके 10 तक, और ये क्या हो जाएगा ns 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे प्लैटिनम को देखें, प्लैटिनम पीडी, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, देखो 4d10 और 5s0। तो ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल वेयर आउटरमोस्ट शेल हैज नो इलेक्ट्रॉन। एक एक्सेप्शन ये भी है कि देखो प्लैटिनम के केस में एक ऐसा वो है, एलिमेंट है जिसमें आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, प्लैटिनम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4d10 5s0। तो इसीलिए ये जो एक्सेप्शंस है वो हमें याद होने चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो देखो तीन 3d10 और 4s2 सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, डी वाले भी सारे पेड है, एस वाले तो पेड होंगे ही। इसमें भी देखो पूरे के पूरे ग्रुप में देखा जाए तो यहाँ पे भी D10 है और S2 है, यहाँ पे भी है सारे, और ये भी देखो सारे के सारे पेड है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सबशेल नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अनपेड हो ग्राउंड स्टेट में। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्लैटिनम इज ऑल्सो वन ऑफ द केस जहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सारे का सारा पेड ही होगा, तो यहाँ पे भी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए आपके, जिंक, कैडमियम, Hg एंड प्लैटिनम। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन है कि व्हाई जिंक कैडमियम Ag आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो उसको क्या कर रहा है, उसको वॉयलेट कर रहा है। उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे ही पेड हैं। अब इनके और भी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये एक अच्छे कैटलिस्ट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। दे प्रोमोट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट मतलब पता है ना सबको क्या होता है, जो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आप देखोगे कितने भी रिएक्शन होंगे उसमें जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वही जैसे प्लैटिनम हो गया आपका, आपका ये हो गया टाइटेनियम हो गया, ये सारे किसके रूप में यूज होते हैं, दे आर अ वेरी गुड कैटलिस्ट, क्योंकि वैसे तो रिएक्टिव कम होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को कराने का, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया इनकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है। मैंगनीज का देखो, याद करो, हमने देखा था क्या होता है, +7 होता था, +6 होता था, ठीक है, +2 होता था। तो ये भी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। दे आर गुड कैटलिस्ट। और ये क्या करते हैं, देखो इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, और अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। और फोटोन एमिट किस फॉर्म में करेगा, विजिबल लाइट के फॉर्म में। तो इसीलिए ये फॉर्म, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जनरली कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। पैरा मतलब होता है अनपेड, डाया मतलब होता है दो, ठीक है। डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये अच्छे एलॉय भी बनाते हैं, ठीक है। जनरली दे आर मेटल्स एंड दे आर ऑब्वियसली सॉलिड, ठीक है। गैलियम को छोड़ के, गैलियम जो होता है उसको आप हाथ में लोगे, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिलता है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको। अब आते हैं एफ ब्लॉक पे, ठीक है। एफ ब्लॉक में देखते हैं, तो एफ ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, एफ सब शेल में एंटर करेगा, इसलिए उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो एफ ब्लॉक में हम सिर्फ 4f और 5f ही, मैंने बोला था ना जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रही थी कि 4f और 5f ही पढ़ते हैं, क्योंकि 6f वाले एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, ठीक है। तो जो 4f वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, 5f वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये आप देखोगे एक बार, एनसीईआरटी भी रीड करोगे, ठीक है, इसकी, कि कहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि कई जगह अलग अलग दिखता है, लेकिन आपको क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में देख के बताना, और एनसीईआरटी से ही ये लिखना कि लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड वैसे लैंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनॉइड एक्टिनियम से, और बाकी सारे ये क्या होते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज और ये एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब जो 4f होता है वो कौन से पीरियड में आते हैं, देखो 4f वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो 6th पीरियड में आते हैं, क्योंकि टोटल कितने पीरियड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल, और जो नीचे वाले 2 पीरियड्स होते हैं उसी में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो 6th पीरियड वाले को 4f में आते हैं, ठीक है, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज आपका 6th पीरियड में आता है, और एक्टिनॉइड सीरीज किसमें आता है, 7th पीरियड में आता है। दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिखना आता है, ठीक है। NH2 हो जाएगा, N-1d हो जाएगा 0 से लेके 10 तक, 0 से 1 तक, और N-2 हो जाएगा 1 से लेके 14 तक। इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते थे पेनल्टीमेट, डी को, इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। एफ को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टी। अब ये देखो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीरियड्स के बारे में। आप लोग को पता ही है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है ना, इसलिए वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में कहाँ से शुरू होता है, लिथियम से, तो मैंने याद करने को बोला है ली बे बकनॉफ नी,
ठीक है। ली, बे, बकनॉफ, नी, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। जबकि अगर हम थर्ड पीरियड में आए तो थर्ड पीरियड में भी क्या होता है? आपके 8 ही एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको भी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एनएस एंड एंड्स टू एनपी, क्योंकि कहाँ पे आ रहा है वो? यहाँ पे आपका एस राइट लेफ्ट मोस्ट में आपका एस ब्लॉक और राइट मोस्ट में पी ब्लॉक, तो इसलिए सारा पीरियड जो होगा वो एनएस से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड करेगा? एनपी पे एंड करेगा। इतनी बात समझ में आती है सबको? ठीक है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पीरियड, और ऐसे करते करते कितने पीरियड्स आ जाएंगे आपके? फोर्थ पीरियड में कौन स्टार्ट आता है आपका? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? आपके टोटल 10 एलिमेंट्स, और पहले के 8 एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है। और जबकि हम अगर एफ ब्लॉक में आ जाएं तो एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, वो 18 और फिर अगेन ये 14 एलिमेंट्स और इधर के 4। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 32। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पीरियड हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखो फर्स्ट पीरियड में एन 1s वाले ही आ रहे थे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट थे, फिर 8 एलिमेंट थे, थर्ड में भी 8 एलिमेंट थे, फोर्थ में आपका डी ब्लॉक आ गया, इसलिए 18 एलिमेंट हो गए, फिफ्थ में भी डी ब्लॉक ही रहा, लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में आते आते कौन से एलिमेंट्स आ गए नए? लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज आ गया उसमें। ठीक है, मतलब 18 एलिमेंट्स तो थे ही, बाकी एक्स्ट्रा कितने आ गए? 14 एलिमेंट्स आ गए एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, तो कितना हो गया? 32 ये हो गया। अब मैक्सिमम देखो, क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, तो इसमें आपको पता ही है कैसे, अगर आपको एन पता है और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो क्या करते थे? किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। याद आया? तो फोर्थ शेल में पूछ रहा है, तो मतलब शेल कौन सा है? ये कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट है। बताओ। KLMN, मतलब कौन सा शेल है? एन। भूल गए सारे? ठीक है, तो KLMN अगर मैंने बोला था न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऑर्बिट होता है, और अगर अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो वो KLMN शेल हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ शेल में पूछ रहा है, मतलब हमें एन का की वैल्यू पता है कितनी? 4, तो 2n² हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप लोग को नोट्स कहाँ तक बनाने, ये देखो ये सारे चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, वो याद कर लो।